नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में आज सोमवार से एरो इंडिया शो शुरू होने जा रहा है और इस शो के दौरान लोगों को हवाई प्रदर्शन और कई करतब देखने को मिलेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस शो का उद्घाटन करेंगे और ये शो आज 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस शो में भारत की स्वदेशी ताकत देखने के साथ साथ कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। एरो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 109 विदेशियों समेत 807 प्रदर्शकों ने येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में भाग लिया है। बताया गया है कि अब तक के सबसे बड़े इस कार्यक्रम में 98 देशों के प्रतिभागियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों और वैश्विक और भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं की ओर से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें करीब 800 रक्षा कंपनियां और स्टार्टअप तकनीकी में तरक्की और विमानन और रक्षा क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंचते अगर बाल ठाकरे ने उन्हें तब बचाया नहीं होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी और बाला साहेब ठाकरे ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया था कि यह समय की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह यहाँ नहीं पहुँच पाते। गौरतलब है कि वाजपेयी ने राजधर्म की नसीहत वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद दी थी। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मैं भाजपा से अलग हो गया, लेकिन मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। भाजपा हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व क्या है, उत्तर भारतीय इसका जवाब चाहते हैं। एक दूसरे से नफरत करना हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने भाजपा पर हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 25-30 साल तक शिवसेना ने राजनीतिक मित्रता की रक्षा की। हिंदुत्व का मतलब हमारे बीच गर्मजोशी है। वे किसी को नहीं चाहते थे, उन्हें अकाली दल शिवसेना नहीं चाहिए थे। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी की गई रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसे लेकर कल रविवार को आम आदमी पार्टी ने गौतम अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। वहीं पुलिस ने लाठी फटकारते हुए कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पुलिस में अपनी गिरफ्तारियां दी। गौरतलब है कि 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें 88 प्रश्नों को शामिल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों में हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियां हैं, जिनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड की हेराफेरी करने के लिए किया गया है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद से ही भारतीय शेयर बाजार और अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अडानी समूह की कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के अब तक करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार मोदी सरकार से अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रहा है। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनसे विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अडानी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। इसे लेकर दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि राहुल की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने घृणित, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए। साथ ही बता दें कि गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्तब्ध थे और वह उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव कर रहे हैं। राहुल ने तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, बस अपने मित्र का साथ देंगे। उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था
कि अगर अडानी मित्र नहीं है तो यह कह देते कि जांच होगी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तब्ध थे। उनसे कुछ सवाल किए थे जिसके जवाब नहीं मिले। राहुल ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, भारत के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा घपला है। दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के कई आरोप पूरी तरह निराधार और ओछी राजनीति से प्रेरित हैं। एलजी ने दिल्ली सरकार की हर एक फाइल रोक रखी है। दूसरी तरफ वह सरकार पर पूरी दिल्ली में मंदिरों को तोड़े जाने से जुड़ी फाइलों में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि एलजी का यह व्यवहार उनकी प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है। एलजी दिल्ली में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है, जबकि धार्मिक ढांचों में कोई संशोधन करने का फैसला भी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उन्हें गिराने की अनुमति देना तो बहुत दूर की बात है। सिसोदिया ने कहा कि क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है। शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल उनके पास महीनों से लंबित पड़ी है और उनके कार्यालय के चक्कर काट रही है। उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में 244 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की मंजूरी पर रोक लगा दी है और विभाग से कहा है कि वह असेसमेंट स्टडी कराकर यह जांच करें कि स्कूलों में इन प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है या नहीं। ये पद पिछले 5 साल से खाली पड़े थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते काफी समय से अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी नेता उमा भारती द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिला है। दरअसल उमा भारती ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम को मैं पुत्रवत मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ एवं वह हमारे क्षेत्र के गौरव है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगे लिखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिमा की अनुभूति स्वयं मुझे आज एक प्रसंग में हुई। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी के दिन अगर राज्य सरकार द्वारा शराब नीति को घोषित कर दिया गया होता तो 21 फरवरी को या तो विरोध या फिर समर्थन के लिए हमने जंबूरी मैदान भोपाल में एक रैली करने का फैसला किया था। शराब नीति में हुई देरी के कारण हमें अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों से पूछने पर मुझे पता चला कि पिछले साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा पीछे के मैदान में हुई थी। उस दौरान कुटिया वहीं बनी थी। धीरेन्द्र शास्त्री एक तपस्वी और अलौकिक हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर उनके दर्शन करें, यह मैंने हमेशा कहा है और अब तो और जोर से यह बात कहूंगी। गौरतलब है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल खूब चर्चाओं में बने हुए हैं और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को और भी मजबूती देने के लिए उन्होंने 13 फरवरी यानी आज से बागेश्वर धाम गांव गढ़ा में 7 दिन का धार्मिक आयोजन करवाया है। इस दौरान गढ़ा में देश भर के तमाम संतों का जमघट लगने वाला है। वहीं इस आयोजन को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां लोग पहुंचें और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तभी एकता आएगी। बिग बॉस 16 के विनर का ऐलान रविवार को किया जा चुका है और इस बार बिग बॉस सीजन 16 के विजेता बने हैं MC स्टैन। वहीं शिव ठाकरे इस रेस में दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 साल के MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। उन्हें रैपर बनने का बचपन से ही शौक था। यही वजह है कि MC स्टैन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कव्वाली गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कव्वाली और गाने गाए और अब उन्होंने धीरे धीरे रैप की और अपनी रुचि बढ़ाई। अब MC स्टैन न केवल शानदार रैपर हैं बल्कि म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर भी हैं और साथ ही बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी के विजेता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।